रोज पति का मजाक उड़ाती थी। पर एक दिन जो हुआ, घमंडी पत्नी की पूरी दुनिया हिल गई। दोस्तों, मुंबई शहर के सबसे आलीशान बंगले कपूर हाउस से, जहां चमक दमक सब कुछ था, लेकिन दिलों में नरमी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। कपूर हाउस की इकलौती बेटी अन्या कपूर, जो अपने नाम की तरह ही लोगों पर हुक्म चलाने में यकीन रखती थी, जिसे लगता था कि दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक वो और दूसरा वो लोग जो उससे नीचे हैं। उसकी जिंदगी में अहंकार इतना गहराई तक घुस चुका था कि उसे किसी इंसान की मेहनत, संघर्ष या तकलीफ कभी दिखती ही नहीं थी। पैसे के पहाड़ पर खड़ी अनन्या को लगता था कि लोग उसकी चप्पलों के नीचे दबे पत्थर से ज्यादा मायने नहीं रखते। उस सुबह भी वही हुआ, जिसे देखकर कपूर हाउस के लोग अब आत्तन सिर झुका लेते थे। डाइनिंग हॉल में नौकरानी किरण जूस लेकर अंदर आई ही थी कि उसके हाथ से थोड़ी सी ट्रे हिल गई और संतरे का जूस अन्या की महंगी सफेद ड्रेस पर गिर पड़ा। बस फिर क्या, वो तूफान जो हर दिन किसी न किसी को रौन देता था, आज फिर उठ चुका था। क्या तुम लोग बस बिन दिमाग के ही रखे जाते हो? ऐसी भी क्या हालत है कि एक जूस ठीक से पकड़ नहीं सकती? अनन्या की आवाज हॉल में गूंज उठी। किरण के हाथ कांपने लगे, चेहरे पर डर छाया हुआ था। वो धीरे से बोली, माफ कर दीजिए मैडम, ध्यान नहीं। पर अनन्या ने बीच में ही काट दिया, बस एक शब्द भी नहीं। डैड, इसे अभी निकाल दीजिए, अभी। इसी वक्त उसके पिता रघुवीर कपूर वहां आए और बिना कुछ बोले किरण को जाने का इशारा कर दिया। किरण धीमे धीमे सर झुकाए बाहर निकल गई और उसके पीछे पीछे घर का हर सदस्य चुपचाप अनन्या के गुस्से से बचने की कोशिश करने लगा। अनन्या ने अपनी ड्रेस बदलकर कार निकाली और बाहर चल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे अपनी गलती का कोई बोझ नहीं था, बल्कि उसे लगता था कि दुनिया का हर इंसान बस उसकी सुविधा के लिए ही बना है। कुछ ही घंटे बाद कपूर हाउस में हलचल मच गई। डैड, रघुवीर कपूर को ऑफिस में तेज सीने में दर्द उठा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, हार्ट अटैक है, अभी हालत नाजुक है। अनन्या की दुनिया पहली बार डगमगाई। वो दौड़कर आईसीयू के बाहर पहुंची, लेकिन उसके घमंड का पहाड़ अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अंदर कठोरता अब भी जड़े जमाए बैठी थी। कुछ देर बाद रघुवीर कपूर ने इशारे से उसे अंदर बुलाया। ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए धीमी आवाज में बोले, अनन्या, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी एक आखिरी इच्छा सुनना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी समर वर्मा से हो जाए। अनन्या सन्न रह गई। समर? वो साधारण सीधी सादी लाइफ जीने वाला लड़का, पापा की कंपनी में छोटे पद पर काम करने वाला एम्प्लॉय, जो ऑटो से आता है, जो 10,000 की सैलरी पाता है। डैड, आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने चिल्लाकर कहा। पर रघुवीर कपूर की आंखों में मजाक नहीं, आखिरी इच्छा की बेबसी थी। वो अच्छा लड़का है, इंसानियत से भरा हुआ, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अनन्या, वादा करो। वो रोते हुए उनकी तरफ देखती रह गई, लेकिन मन में स्वीकार करने की इच्छा नहीं थी। पर पिता के जाने का डर, उनकी कमजोर सांसें और उस पल की नरमी ने उसे चुप करा दिया। उसने सिर हिलाकर हां कह दिया। और कुछ ही दिनों बाद, रघुवीर कपूर के गुजरने के बाद, एक सादा सी शादी में अनन्या की शादी समर वर्मा से हो गई। शादी के बाद अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया अंधेरी कोठरी में बंद कर दी गई हो। कपूर हाउस की विशाल दीवारें, गाड़ियों की चाबियां, नौकरों की कतारें, सब कुछ एक पल में छिन गया। समर का छोटा सा घर, उसके माता पिता की साधारण सोच, और खुद समर, जो हर बात प्यार से समझाता था, पर अनन्या का अहंकार उसके शब्दों को नजरअंदाज कर देता था। शुरुआत के कुछ दिनों में ही अनन्या ने समर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये घर है, ऐसी जगह तो मेरी नौकरानी भी ना रहे। तुम्हारे कपड़ों का कलर देखो, कोई टेस्ट नहीं। तुम्हारे ऑफिस में लोग तुम्हें एम्प्लॉय मानते हैं और मैं तुम्हारी पत्नी कहलाऊं? हद है। समर चुप रहा, हर बार चुप रहा,
पिता से किया वादा उसे रोक लेता था। लेकिन अनन्या को उसकी चुप्पी और उकसाती। उसे लगता समर डरता है, छोटा है, कमजोर है। उसे क्या पता था, ये वही आदमी है जिसकी चुप्पी एक दिन उस तूफान में बदलने वाली थी, जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। खैर, समर की वही चुप्पी जिसे अनन्या उसकी कमजोरी समझती थी, असल में उसके अंदर का धैर्य था, उसकी समझ थी और उसके वादे का बोझ भी। दिन बीतते गए और अनन्या के तानों की तीखापन बढ़ती ही गई। शादी के हफ्तों बाद भी वो खुद को समर की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में आई कोई मजबूर जिम्मेदारी मानती रही। समर जब भी ऑफिस जाने की तैयारी करता, अनन्या दरवाजे पर खड़ी होकर तंज कस देती। देखो जरा, ये तुम ऑफिस का फॉर्मल पहनते हो? तुम्हें देखकर तो रिसेप्शनिस्ट भी हंस दे। समर मुस्कुराकर बात को टाल देता, लेकिन उसके माता पिता के चेहरे हर बार झुक जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने संस्कारी बेटे के हिस्से में इतनी गुस्सैल, इतनी अकड़ी हुई, इतनी तिरस्कार से भरी लड़की कैसे आ गई। दिन बीतते बीतते मामला और बढ़ गया। एक दिन समर को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना था, बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन। कपूर ग्रुप एक बड़ी कंपनी फीनिक्स कॉरपोरेशन से टाई अप करना चाहता था और रघुवीर कपूर के देहांत के बाद अब ये जिम्मेदारी अनन्या संभाल रही थी। लेकिन सच तो यह था कि उसे बिजनेस की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। सब कुछ बस अहंकार और दिखावे पर टिका हुआ था। समर ने रात भर मेहनत करके प्रेजेंटेशन तैयार किया था। सुबह तैयार होकर वो लैपटॉप लिए बाहर निकला ही था कि अनन्या ने सामने देखकर ताना मारा। ये क्या, तुम प्रेजेंटेशन दोगे? प्लीज खुद को शर्मिंदा मत कराना, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। समर ने धीमे से कहा, अनन्या, पापा चाहते थे कि कपूर ग्रुप को मजबूत किया जाए, मैं बस। लेकिन अनन्या ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस, तुम ना ऑफिस की कमान संभाल सकते हो, ना घर की। तुम बस चुप रहने में ही अच्छे लगते हो। चलो, मैं देर कर रही हूं। वो कार से निकल गई। समर वही खड़ा रह गया। अपनी पूरी क्षमता, पूरी मेहनत और पूरे दिल को अनन्या की एक बात ने मिट्टी में मिला दिया था। फिर भी उसने सिर्फ एक बात कही, भगवान करे आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, अनन्या। लेकिन भगवान किसी का अहंकार नहीं सहते। उस दिन अनन्या ने मीटिंग में ऐसा बोल दिया कि पूरा बोर्डरूम सन्न रह गया। बिना डेटा के, बिना प्लान के, सिर्फ आवाज ऊंची करके बिजनेस नहीं चलता। ये बात सभी को समझ आ गई, लेकिन उसे नहीं। फीनिक्स कॉरपोरेशन ने वही मौके पर टाई अप ठुकरा दिया। मीटिंग खत्म हुई तो अनन्या के चेहरे पर झेम थी, लेकिन घर आकर उसने गुस्से का पूरा पहाड़ समर पर गिरा दिया। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? सिर्फ इसकी वजह से। अगर तुमने मुझे ठीक से गाइड किया होता तो मैं सब संभाल लेती। समर ने शांत स्वर में कहा, अनन्या, मैंने रात भर प्रेजेंटेशन। बस। वो चीखी, तुम सिर्फ एक छोटे कर्मचारी थे, हो और हमेशा रहोगे। और मैं कपूर हूं। मुझे तुम्हारे जैसे आम आदमी की सलाह की कोई जरूरत नहीं। उस रात समर देर तक छत पर बैठा रहा। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, गुस्से में कई बातों को दिल पर नहीं लेते। तू सही रास्ते पर है, बस चलते रह। समर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया भी बन रहा था। वो तूफान जिसके आने की भनक अनन्या को भी नहीं थी। कपूर ग्रुप की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। रघुवीर कपूर के पुराने सपने, उनकी बनाई नींव, उनकी मेहनत, सब धीरे धीरे ढह रही थी। बाजार में कंपनी की साख गिरने लगी थी। लोग कहते, कपूर ग्रुप अब बस नाम का बचा है। मालिक के जाते ही बेटी सब खत्म कर रही है। इन बातों की भनक अनन्या को भी लगने लगी थी, लेकिन उसके घमंड की दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई बात उसके दिल तक उतर ही नहीं पाती। उधर समर रोज ऑफिस जाता, चुपचाप काम करता, सबकी मदद करता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर किस तरह की गहराई, ज्ञान और योजना छुपी हुई है। वो पापा के दोस्त अरविंद खुराना के बेटे थे, ये बात सिर्फ समर और उसके माता पिता जानते थे। हाँ,
अरविंद खुराना वही अरबती उद्योगपति थे जिन्हें पूरा देश जानता था। लेकिन समर ने यह सच सिर्फ इसलिए छुपाया था क्योंकि रघुवीर कपूर ने कहा था, मेरी बेटी को अमीरी नहीं, इंसानियत समझनी है। और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने कपूर हाउस की नींव हिला दी। फीनिक्स कॉरपोरेशन ने एक बड़ी नीलामी का ऐलान किया था, 500 करोड़ की डील। जो ये डील जीतेगा उसका बिजनेस रातों रात आसमान छू लेगा। यानी कपूर ग्रुप के लिए ये आखिरी मौका था खुद को बचाने का। अनन्या ने पूरी कंपनी को इकट्ठा किया और बोली, इस बार हमें ये डील हर हाल में जीतनी है, वरना कपूर ग्रुप खत्म। सबको लगा वो सच में सीख रही है, बड़े फैसले ले रही है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास कोई डेटा नहीं, कोई प्लान नहीं, बस डर था, कंपनी हाथ से निकलने का डर। समर पीछे खड़ा सब देख रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर वो दृढ़ता दिखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने अपनी फाइल बंद की और मन ही मन कुछ तय कर लिया। फीनिक्स कॉरपोरेशन की नीलामी शुरू होने में बस 3 दिन बचे थे और कपूर ग्रुप की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बोर्ड मीटिंग्स में लोग खुलकर बोलने लगे थे, मेम, डील न मिली तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाएगी। फंड्स कम हो गए हैं, बैंक भी बार बार नोटिस भेज रहा है, हमें किसी बड़े निवेशक की जरूरत है, वरना मुश्किल है। लेकिन अनन्या के चेहरे पर अभी भी वही हट, वही अकड़, वही घमंड था जो उसे अंदर के तूफान से अनजान रखता था। उसे लगता था, मैं कपूर हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन हकीकत यह थी कि असल दुनिया अहंकार से नहीं, समझ और संयम से चलती है। नीलामी से एक दिन पहले रात के करीब 11 बजे थे। समर अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठा कागजों पर कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कई दिनों से दबे हुए आत्मविश्वास का उभरना, कई सालों से छुपाए हुए सच का प्रकट होना और एक पति का अपने वादे को पूरा करने का संकल्प। समर की मां कमरे में आई और बोली, बेटा, इतनी रात को भी काम? सुबह जल्दी उठना है ना तुम्हें? समर ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, बस मां, 2-3 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तुझे देखकर लगता है कि तू कुछ बड़ा करने वाला है, भगवान तेरा साथ दे बेटा। समर ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे उसने पहले ही मन तय कर लिया हो कि अब सही समय आ चुका है। नीलामी का दिन आया। सिटी हॉल के विशाल ऑडिटोरियम में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, निवेशक और कंपनी प्रमुख इकट्ठा हुए थे। बड़ा मंच, बड़े स्क्रीन, सुरक्षा, मीडिया, सब जगह चमक दमक। कपूर ग्रुप के लोग भी पहुंच चुके थे। अंधेरे ग्रे रंग की महंगी ड्रेस पहने हुए अनन्या हमेशा की तरह गुरूर में आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे समर पहले की तरह साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर। अनन्या को लगा था कि आज काम आसान रहेगा, पैसा डाल देंगे, डील ले लेंगे। लेकिन वह ये भूल चुकी थी कि बाजार में पैसा ही सब कुछ नहीं, दिमाग और सम्मान उससे कहीं ऊपर होते हैं। नीलामी शुरू हुई। फीनिक्स कॉरपोरेशन का चेयरमैन मंच पर आया। महिलाओं और सज्जनों, आपके सामने है हमारी सबसे बड़ी नीलामी, 500 करोड़ की डील। जो इस डील को खरीदेगा उसे मिलेगा हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, हमारे 5 बड़े प्रोजेक्ट और वैश्विक नेटवर्क। सभी लोग उत्साहित थे। अनन्या ने समर की ओर आंख मूंदते हुए कहा, अब देखना, कपूर ग्रुप ये डील जीत कर ही रहेगा। समर ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। बोली शुरू हुई, 200 करोड़, किसी ने आवाज लगाई। 250, दूसरी ओर से आई। 300, 320, 350। अनन्या बेचैन हो रही थी। उसके पास सिर्फ वही फंड था जो हालत बचाने के लिए इकट्ठा किया गया था। अगर वो सब दांव पर लगा दे और हार जाए तो कपूर ग्रुप का नाम भी मिट जाएगा। लेकिन अहंकार ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। 370 करोड़। उसने हाथ उठा दिया। ऑडिटोरियम में हलचल बढ़ गई। लोग फुसफुसाने लगे, कपूर ग्रुप क्या सच में इतना रिस्क ले रहा है? इस लड़की को बिजनेस आती भी है कि नहीं?
अनन्या इन सब बातों को अनसुना करते हुए बस एक ही चीज सोच रही थी, डील चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और तभी, ठीक तभी, नीलामी का माहौल अचानक बदल गया। ऑडिटोरियम के एक शांत कोने से एक आवाज गूंजी, 500 करोड़। पूरी हॉल कुछ सेकंड के लिए जैसे जम ही गई। सबकी नजरें उस तरफ घूम गई जहां साधारण से कपड़े पहने, एक फाइल हाथ में लिए, शांत खड़े हुए समर वर्मा खड़े थे। अनन्या की आंखें अविश्वास से फैल गई। ये मजाक कर रहा है क्या? बोर्ड के सदस्य, निवेशक, मीडिया सब उसे ही देखने लगे। चेयरमैन ने पूछा, मिस्टर समर वर्मा, क्या आप 500 करोड़ की बोली कंफर्म करते हैं? समर ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, यस, फुली कंफर्म्ड। अनन्या की सांसें अटक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्सा, हैरानी, डर सब एक साथ चेहरे पर आ गया। समर, तुम पागल हो गए हो क्या? 500 करोड़? तुम जानते भी हो ये कितने होते हैं? समर ने उसकी तरफ देखा और बस एक वाक्य बोला, हां, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूं। अनन्या। सब लोग शॉक में खड़े थे। और फिर वो सच सामने आया जिसने सिर्फ नीलामी हिलाई नहीं, अनन्या की पूरी दुनिया की नींव तोड़ दी। समर ने मंच पर आकर माइक पकड़ा। मेरा नाम समर वर्मा है, लेकिन मेरी असली पहचान कुछ और है। मैं अरबती उद्योगपति अरविंद खुराना का बेटा हूं। पूरा हॉल सन। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसका घमंड, उसकी ऊंचाई, उसकी अकड़ अब धराशायी होती दिख रही थी। पूरा ऑडिटोरियम समर की तरफ मुड़ा हुआ था। फ्लैश लाइटें चमक रही थी। रिपोर्टर्स तेजी से नोट्स लिख रहे थे। हर बिजनेसमैन का चेहरा हैरानी से खुला रह गया था। समर ने अपनी बात जारी रखी, हां, मैं समर वर्मा हूं, लेकिन साथ ही मैं अरविंद खुराना का बेटा भी हूं। मेरे पिताजी और रघुवीर कपूर जी बहुत पुराने दोस्त थे और उन्होंने मुझसे एक ही वादा करवाया था कि मैं अनन्या का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और उसे इंसानियत की असली कीमत समझाऊंगा। भीड़ में सन्नाटा उतर गया। समर की आवाज में दिख रही सच्चाई ने सभी को मजबूर कर दिया था कि वो ध्यान से सुने। मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि रघुवीर जी चाहते थे कि उनकी बेटी किसी की हैसियत नहीं, दिल देखकर पहचान सके। लेकिन दुर्भाग्य से ये सीख उसे नहीं मिली। अनन्या का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। समर आगे बोला, मैंने इस डील को 500 करोड़ में इसलिए खरीदा है क्योंकि ये रघुवीर जी का सपना था और मैं चाहता हूं कि कपूर ग्रुप उनकी मेहनत की तरह ही फिर खड़ा हो। लोग एक साथ ताली बजाने लगे, लेकिन अनन्या उन तालियों में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे, सवालों से भरे, पछतावे से भरे और टूटे हुए अहंकार से भरे आंसू। नीलामी खत्म हुई। लोग समर को बधाई देने लगे। कैमरामैन उसके चारों ओर घिराए। व्यापारी उससे हाथ मिलाने लगे, लेकिन समर की नजर बस एक ही जगह टिके थी, अनन्या पर। वो अनन्या के पास आया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो घर चलते हैं। लेकिन आज अनन्या वही अनन्या नहीं थी। उसका गला सूख गया था, आंखें लाल थी और शब्द जैसे भीतर ही फंस गए हों। समर, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट गई। समर चुप रहा, कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर नरम स्वर में बोला, गलतियां इंसान से ही होती है अनन्या, लेकिन हर घमंड की कीमत एक दिन चुकानी ही पड़ती है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन ये वो हाथ नहीं था जिससे वो उसे खींचकर पत्नी की तरह संभाल लेता। ये एक दोस्त का हाथ था, एक इंसान का हाथ जो कह रहा था, चलो फिर से कोशिश करते हैं। अनन्या रोते रोते बोली, तुमने सब कुछ क्यों छुपाया? क्यों मुझे इतने दिन इतना गलत सोचने दिया? क्यों मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दी? समर ने धीमे से कहा, क्योंकि तुम्हें किसी और की नहीं, अपने अंदर की सच्चाई देखनी थी। अनन्या, अगर मैं अपनी अमीरी पहले दिन बता देता तो तुम मुझे कभी समझी ही नहीं।
तुम बस पैसे से प्यार करती, इंसान से नहीं। इन शब्दों ने अनन्या को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो समर से नहीं, बल्कि अपने अहंकार से हार रही थी। उस रात समर ने घर जाकर एक और फैसला किया। वो 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा था। नए प्रोजेक्ट की मीटिंग्स थी, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं थी, और सबसे ज्यादा उसे खुद को समेटने का समय चाहिए था। उसने ये बात अनन्या को बताई। अनन्या का दिल जैसे रुक गया। तुम जा रहे हो? समर ने सिर हिलाया। हां, लौट कर आऊंगा, लेकिन शायद तब। मैं तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहूंगा। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। समर ने उसे चुप कराया, माथे पर हाथ रखा, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका था। अपना ख्याल रखना, बस इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह एयरपोर्ट का सीन। अनन्या ने अपने जीवन में पहली बार किसी के लिए इतने लंबे कदम उठाए। वो भागती हुई एयरपोर्ट पहुंची, चेहरा रोने से सूजा हुआ, बाल बिखरे, हाथ कांपते हुए टिकट काउंटर पर पहुंचकर बोली, समर वर्मा, कहाँ है वो? कौन सा गेट? स्टाफ ने दिशा बताई। अनन्या दौड़ती हुई उस दिशा में गई। गेट नंबर 14, सेकंड लास्ट कॉल। फ्लाइट तैयार। और तभी समर बैग लेकर अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से एक चीख सी आवाज आई। समर रुका, मुड़ा, और वही दृश्य देखा जिसे उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। अनन्या घुटनों के बल गिर गई थी। रोते रोते बोली, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। एक मौका दे दो समर, बस एक मौका। पूरा एयरपोर्ट रुक सा गया। लोगों की सांस थम गई। समर धीरे से उसके पास आया। उसने अनन्या को उठाया, आंसू पोंछे, और सबसे नरम आवाज में कहा, एक मौका? अनन्या, मौका तुम नहीं मांग रही, मैं खुद देना चाहता हूं। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। समर ने उसका हाथ पकड़ा और फ्लाइट के बोर्डिंग गेट से वापस मुड़ गया। कुछ महीनों बाद कपूर ग्रुप और खुराना इंडस्ट्रीज ने मिलकर नई कंपनी शुरू की, केएस एंटरप्राइजेस, कपूर एंड समर। अनन्या ने पूरा घमंड छोड़कर नई जिंदगी शुरू की। अब वो नौकरी में नहीं, दिल में बैठती है। अब वो आदेश नहीं, रिश्ते समझती है। और अब वो समर से दूर भागती नहीं, बल्कि हर कदम उसके साथ चलती है। समर ने उसे कभी ताना नहीं मारा, कभी गलती नहीं गिनाई, कभी बदले की आग नहीं भड़काई, क्योंकि सच्चा प्यार बदला नहीं लेता, बस बदल देता है। दोस्तों, रिश्ते तब टूटते नहीं जब हालात मुश्किल हो। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम अपने अहंकार को इंसान से बड़ा बना देते हैं। अनन्या ने देर से सही, लेकिन सीख लिया कि पति हो या पत्नी, इज्जत, भरोसा और अपनापन, ये 3 चीजें हर रिश्ते की नींव होती है। समर ने भी साबित कर दिया कि बदला लेना बड़ा नहीं होता, किसी को बदल देना ही असली जीत होती है। अब सवाल आपसे, अगर आपकी जगह समर होता, क्या आप अपनी पत्नी को दूसरा मौका देते, या उस दर्द के बाद हमेशा के लिए दूर चले जाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत की समझिए और अपनों के साथ सदा रहिए। जय हिंद, जय भारत।